हेलो दोस्तों। और क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, एकदम बढ़िया, एकदम झकास। रहना एकदम जगह दे रहना। आज अपन बात करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे तो एक बार इनकी सीरीज देख लेते कि कौन कौन पहला आया, कौन बाद में आया। तो सबसे पहले जो आए थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। पहला है वॉरेन हेस्टिंग। फिर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग आए 72 से 85 तक, कॉर्नवालिस 86 से 93 तक। उसके बाद आए जॉन शॉ 93 से 98। लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस वापस आया 1805 में। जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 तक। लॉर्ड मिंटो जो आए 7 से 13 तक। लॉर्ड हेस्टिंग आए 13 से 23 तक। जो एडम्स 23 में वापस आ गए। लॉर्ड हैमर्स 23 से 28 तक। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग से पहले अपन बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या करा उसके बारे में तो पता कर लेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया। प्लासी के युद्ध जब हो रहा था उस टाइम पे फोर्ट विलियम का जो गवर्नर जनरल बनाया उसका नाम था रॉजर ड्रार्क। गवर्नर बनाया रॉजर ड्रार्क को। इन्होंने ही डुअल जो डबल अलाउंस था अंग्रेजों का, सोल्जर्स का डबल अलाउंस को बंद कर दिया। अंग्रेजों ने बात उठाई कि भाई अलाउंस कैसे बंद कर दिया, हमारी सैलरी कम कैसे आ रही है। तो ये बाबू के पास में गए, बाबू से बोली कि सैलरी कैसे कम है। बाबू ने कहा कि मेरा कोई हाथ नहीं है। क्लाइव ने बोली ये कम पैसे देने को तुम्हारा अलाउंस रोक दिया। तो ये वो क्यों रोका? अब वो बात तो तुम क्लाइव से जाके करो। तो क्लाइव के पास में पहुंचते सोल्जर, बोलते कि हमारा अलाउंस क्यों रोका। क्लाइव बताता है कि भाई अलाउंस कब दिया जाता है, जब तुम कहीं यहाँ से बाहर जाओगे तब दिया जाएगा। अपन तो यहीं पर ही आके बस गए। अब तुम्हें यहाँ पे रहने का भी अलाउंस दे, तुम कहीं बाहर के हो गया है, वो तो हमारे ही आदमी, तो तुम्हें अलाउंस क्यों दे यहाँ पे रहने का? कि नहीं ऐसे नहीं होगा, अलाउंस तो देना पड़ेगा, हम इसकी शिकायत करेंगे इंग्लैंड जाके। रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग सड़क गया, गर्म हो गया दिमाग। उनने कहा जहां जाना है ना वहां जाके बोल दो, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ना ये जगह मेरी है और यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम चलता है, वो है रॉबर्ट क्लाइव, ओनली रॉबर्ट क्लाइव। इसीलिए अगर ज्यादा मुंह चलाओगे ना तो मार मार के भूत बना दूं। आई बात समझ में? अलाउंस नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। इसी बात को लेके अंग्रेज सोल्जर जो है वो जाते हैं और ये रिवोल्ट कर देते हैं। ये पहला व्हाइट रिवोल्ट होता है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव अपने ही अंग्रेज सोल्जरों को मार मार के भगाता है, भूत बना बना के मारता है। भगते हैं अंग्रेज, रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है। तो ये पहला व्हाइट रिवोल्ट था। दूसरा व्हाइट रिवोल्ट जो हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम। क्योंकि लॉर्ड रिपन जब इंडिया आया उसने ये देखा कि अंग्रेज क्रिमिनल, वो भी गोरा क्रिमिनल, क्राइम कर रहा है लेकिन इंडियन जज को सजा देने का अधिकार नहीं है। किस बात का है ये लोग? जब इंडियन जज जो है पढ़ाई लिखाई करके जज बन रहा है और ये क्रिमिनल चाहे गोरा हो चाहे काला हो क्राइम कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है, किसी के घर में घुस के चोरी कर रहा है, किसी का रेप कर रहा है, किसी की चेन तोड़ के भग रहा है, तो उसको सजा देने का अधिकार इंडियंस का नहीं है। तो इस बात को लेकर लॉर्ड रिपन आग बबूला हो जाता है, कहता नहीं ये अधिकार तो मैं दिलाते रहूंगा। तो ये बात पहुंचती है ऊपर, ऊपर पहुंचती है तो भाई उस टाइम पे लॉर्ड रिपन का क्रेज बहुत ज्यादा। लॉर्ड रिपन वो आदमी है जिसने आज अपन नगर पालिका, नगर परिषद, म्यूनिसिपैलिटी ये देखते हैं ना, ये देन है लॉर्ड रिपन की। बात ऊपर तक पहुंची तो बात आई कि 12 जज की जूरी बिठेगी। अब कोर्ट में 12, एक सिंगल जज सुनवाई नहीं करेगा, 12 जज बैठेंगे लाइन से, वो सुनवाई करेंगे। बस उस सुनवाई में 6 तो अंग्रेज जज होंगे और 6 ही इंडियन होंगे। लेकिन ये बात कभी लागू नहीं हुई। उसमें 10 तो अंग्रेज बैठते थे और 1 या 2 इंडियंस होते थे, वो भी इंडियंस वो वाले जो कि अंग्रेजों की चापलूसी करते हो, तभी तो जूरी में बिठाएंगे, वरना क्यों बिठाएंगे। तो ये दूसरा व्हाइट रिवॉल्ट था जो कि लॉर्ड रिपन के टाइम हुआ था।
इसके बाद में आते हैं वेंसी टाट। वेंसी टाट के बारे में अपन ने पढ़ा था, मीर जाफर के बाद में मीर कासिम को जो है नवाब बनाने वाला आदमी वो वेंसी टाट था। बंगाल का नवाब बनाया था मीर कासिम को। अब रॉबर्ट क्लाइव वापस आए हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि करी थी, जिसमें डायर के रूल उन्होंने इम्पोज कर दिया था। डायर के रूल में जो भी दीवानी जो अधिकार थे वो तो कंपनी लेगी, और जो फौजदारी है वो नवाब के पास में रहेंगे। बिहार के राजा सिताब दरी को दीवान बनाया, बंगाल का मोहम्मद रजा खान को दीवान बना दिया। ये सारे काम रॉबर्ट क्लाइव ने करे। ये होती है थोड़ी बहुत जानकारी रॉबर्ट क्लाइव की। ये चीज याद रखने वाली है, इसको याद रखना। बात आती है अपने वॉरेन हेस्टिंग की। वॉरेन हेस्टिंग जब इंडिया आए थे तो ये बंगाल के सिर्फ गवर्नर बन के आए थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उस रेगुलेटिंग एक्ट में बोल दिया बंगाल मेन जो है सुपर पावर बन की बंगाल, बॉम्बे और मद्रास इसके अंडर में काम करेंगे। और जब बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग आया तो बंगाल का जो भी गवर्नर होगा उसको गवर्नर नहीं, उसको गवर्नर जनरल बोलेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग इंडिया आया तो गवर्नर बन के था, लेकिन इंडिया में आके एस्टेब्लिश हुआ फोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल बन के एस्टेब्लिश हुआ। इंडिया आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में इसको गवर्नर जनरल बना दिया था फोर्ट विलियम। बॉम्बे और मद्रास उसके अंडर में काम करेंगे। यहाँ पे आते ही इन्होंने जब अबॉलिश कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने डायर की रूल, वो डायर की रूल जो कि एस्टेब्लिश करा था रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसमें दीवानी राइट कंपनी और फौजदारी नवाब के पास में रहेंगे। 1772 में इन्होंने अबॉलिश कर दिया। अब क्या हुआ, अबॉलिश करने के बाद में 12th दीवानी राइट कंपनी के पास में, फौजदारी नवाब देखता था। अब फौजदारी और दीवानी दोनों ही कंपनी देखेगी, पूरी पूरी पावर कंपनी के पास रहेगी, तो कंपनी ने पूरी पावर ले ली। इन्होंने कई सारे लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स करे। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स क्या करे, इन्होंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम निकाला। उस 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ये होगा कि भाई हम जो है जमींदारी जो कि कॉन्ट्रैक्ट जो कि देंगे वो देंगे किसको, नए लैंडलॉर्ड्स को। क्योंकि हेस्टिंग ये जानता था कि पुराने लैंडलॉर्ड्स को अगर जमींदारी राइट्स देंगे तो ये अपन से दगा करेंगे, ये पैसा तो ज्यादा कमाएंगे, अपन को कम पैसा देंगे। इसीलिए इन्होंने नए लैंडलॉर्ड्स को दिया। अब नए लैंडलॉर्ड्स आते ही जमींदारी सिस्टम तो सीख नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा उस चीज के लिए। ये बोलियां लगाने ला रहे हैं अपनी बीवियों को साथ में। बीवी आ रही है दूसरे को देख के बोल रही है, दूसरा कह रहा है कि 1 करोड़, एक बीवी उठ के बोली दूसरे की 10 करोड़। राजा जो वहां के जो जमींदार थे देख के हक्के बक्के रह गए कि भाई ये औरतें कर क्या रही है, हमारे घर लुट जाएंगे, मैं खुद लुट जाऊंगा इसमें, ये ऐसी बोलियां लगाएगी। इसीलिए ये सिस्टम ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, 5 साल का सिस्टम नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि नए जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अनएक्सपीरियंस थे, इसलिए ये जो सिस्टम था ये अनसक्सेसफुल हुआ। इसी के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि पैसा आए तो ठीक है, थोड़ा कम भी आ जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन अब जो जमींदारी जो की कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो दो अपने पुराने लैंडलॉर्ड्स को। तो 5 साल को हटा के 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ये देने लग गए पुराने लैंडलॉर्ड्स को। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दिया नए लैंडलॉर्ड्स को, लेकिन फेल हो गया क्योंकि ये अनएक्सपीरियंस है, अनसक्सेसफुल रहा। 1776 में सिस्टम जो है उसको वापस से डिसकंटिन्यू करा और 5 साल की जगह 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम देने लग गए पुराने लैंडलॉर्ड्स को। इन्होंने कई सारे जुडिशियल रिफॉर्म करे, जैसे कि इन्होंने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट बना दिया, अब इस कोर्ट में बैठेगा कौन, यहाँ पे भी अंग्रेजों ने दिमाग लगा लिया। इन्होंने कहा कि सिविल के जितने भी मामले वो तो हमारा आदमी देखेगा, हम कलेक्टर बिठाएंगे वहां पे जज को। कलेक्टर एज अ जज बन के बैठेगा सिविल कोर्ट में, और क्रिमिनल कोर्ट में इंडियन जज बैठेंगे। एक टाइम पे इन्होंने अपने जज भी बिठाए। क्यों, अब यहाँ के जो आईपीसी की धाराएं बहुत सारी है, पहले लिखी हुई नहीं थी वो, इंडियन आदमी को दिमाग में सारी पता थी, जो इंडियन जज थे उनको सब पता था। अंग्रेजों को इस बात को लेके भाई ये वहां पे बिठाया तो सही इनको, लेकिन लड़ाई के मामले कई सारे हैं। किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी करके मर्डर कर दिया, किसी ने आदमी की चेन चुराई और उसको मार दिया, तो उसके लिए अलग आईपीसी की धारा लगेगी। ये सबको अंग्रेजों को ये बात समझ में आई नहीं, और इन्होंने कहा कि इंडियन जजों को ही बिठा, क्योंकि वो यहाँ पे संभाल सकते, वहां पे सेटल हो नहीं पाए।
तो इन्होंने कलेक्टर को जज बनाया सिविल कोर्ट का और इंडियन को जज बनाया क्रिमिनल कोर्ट का। इन्होंने सदर दीवानी जो कि सिविल कोर्ट है और सदर निजामती क्रिमिनल कोर्ट ये एस्टेब्लिश करे हायर अपील के लिए। जितने भी ऊंचे मामले होंगे वो सदर दीवानी और सदर निजामती कोर्ट में ही सुने जाएंगे। अब इसमें एक और वो प्रोविजन निकालते कि 500 रुपए से ज्यादा के जो केस है वो तो सदर दीवानी में ही सुने जाएंगे। कि वहां पे कौन बैठा है? अंग्रेज का कलेक्टर बैठा है। पैसा जाएगा अंग्रेजों के पास ही आना चाहिए, इंडियंस के पास में नहीं आना चाहिए। इसीलिए इन्होंने सदर दीवानी 500 रुपए से ज्यादा के जो भी केस होंगे सदर दीवानी में ही सुने जाए। इसी टाइम पे 74 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया कैलकाटा में। सुप्रीम कोर्ट इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। अब भाई सुप्रीम कोर्ट में कौन से लॉ लागू होंगे? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो भी इंग्लिश लॉज हैं वो लागू होंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये बात बता दी इनने। इंग्लिश लॉज एप्लीकेबल होंगे किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। और इनका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो होगा कैलकाटा। दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए। जैसे कि मान लो सुप्रीम कोर्ट में इस केस सुनवाई होती है तो दोनों पार्टीज किसी बाई बाई में लड़ाई होगी तो दोनों पार्टी एग्री करनी चाहिए कि भाई जो भी मैटर होंगे वो सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए दरवाजे सबके लिए खुले हुए सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन इंडिया आज के जो आदमी थे जो कि पर्सन थे वो अवगत नहीं थे उन लॉज से। इसीलिए जो कि ये मामले हैं अगर दोनों पार्टी एग्री होंगी तो ये मामले सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया उसका नाम था एलिसा एंकर। वो दोस्त था वॉरेन हेस्टिंग का। भाई चीफ जस्टिस बना दिया। अब वॉरेन हेस्टिंग को लगा कि अब अपन तो हो गए राजा, अब अपन को किसी की सुनने की जरूरत नहीं क्योंकि चीफ जस्टिस ही अपना आदमी है, एलिसा एंकर अपना आदमी। अब जब वॉरेन हेस्टिंग को ये हो गया कि अपने हिसाब से काम करने लग गए, इन्होंने कहा कि यहाँ पे एस्टेब्लिश होने के लिए यहाँ के लॉ जानने पड़ेंगे। तो कौन कौन से लोग क्या क्या लॉ फॉलो करते हैं वो तो पता हो। कई ने बोला कि मुस्लिम जो है वो फातवा आलमगीर को फॉलो करते हैं जो कि औरंगजेब ने कंपाइल करा था। औरंगजेब का कंपाइलेशन है उस लॉ का। फातवा आलमगीर को फॉलो करते हो। मैं फातवा आलमगीर को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मुस्लिम वो करते हैं, हिंदू का करते हैं। कई ने बोला कि हिंदू मनुस्मृति के लॉस को फॉलो करते हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। इसने हिंदू लॉस का कंपाइल करा था वॉरेन हेस्टिंग ने जिसका नाम रखा था कोड ऑफ गेंटोलॉस। कोड ऑफ गेंटोलॉस इनने हिंदू लॉस का जो कंपाइलेशन करा था उसका नाम था। दो भाई थे सर विलियम जॉन और पॉल ब्रूक। 1791 में इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉस। विलियम जॉन्स ने ही ट्रांसलेट करा था मनुस्मृति और फातवा आलमगीर को। इसी बीच में चार्ल्स विल्किंस आते हैं। चार्ल्स विल्किंस का नाम पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है ट्रांसलेट करा था इंग्लिश लैंग्वेज में किसको? भगवत गीता को। ये सारी चीज ट्रांसलेशन भी होगी। अब वॉरेन हेस्टिंग ने के पास में खबर आई। वॉरेन हेस्टिंग ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई मद्रास में, क्या सॉरी बंगाल में। कैलकाटा में मदरसा बनाया। इस बीच में वॉरेन हेस्टिंग के पास में खबर आती कि अवध में बहुत पैसा है। तो ये बिना कुछ सूचना दिए अवध पहुंच गया। अवध जब ये गया तो वहां पे इसने जाके देखा कि भाई पैसा तो बहुत है तो यहाँ पे पैसा तो लेना पड़ेगा। तो ये अवध की जो बेगम थी उनको धमकाता है जाके कि पैसा दे दो वरना बच्चे, आदमी, बाप, भाई जितने भी है सबको जेल में डालूंगा, सबको मारूंगा, शक्ल देखना तक बुला दूंगा बच्चों की। इसीलिए जो बोल रहा हूं वो बात मानो और मेरे को पैसा दे दो। तो वहां से भी उनकी अवध की बेगमों से पैसा ही आता है। ऐसे ही घूमते फिरते बनारस चले गया। बनारस के राजा थे चेत सिंह। चेत सिंह इसको रिसीव करने आ नहीं पाए, अपने भांजे महीप नारायण को भेज दिया। तो उस बात को लेकर गुस्से में आ गया। एक आदमी के पास में ज्यादा पावर जब आ जाती है ना तो आदमी क्या अपने आप में सुपर स्पीशियस समझने लग जाता है अपने आप को कि नहीं भगवान, अपुनित भगवान। तो यही चीज वॉरेन हेस्टिंग के साथ में भी होती थी। यही अपने आप को भगवान मानने लग गया था। मेरे को लेने नहीं आया चेत सिंह, इसकी इतनी हिम्मत। महीप नारायण के साथ में बनारस के तट पर बैठ के
प्लानिंग करता है राजा बनना है। वही नारायण बेचारा मन में लालच आती है कि हाँ हाँ साहब बनना तो है, राजा ही बनना है, लेकिन क्या करे, बैठे हुए हैं वो, तो क्या ही कर सकते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने कहा मैं बनाऊंगा राजा, पैसा लगेगा, आज के टाइम पे पैसा बोलता है, पैसा लगेगा, पैसा दे और राजा बन। महित नारायण से पैसा ले लेता और राजा बना देता महित नारायण। ऐसे ही एक दिन कोर्ट में बैठा हुआ था और कोर्ट के बीच में खड़े हो जाते बना ये नंदलाल ब्राह्मण। नंदलाल ब्राह्मण थे जो कि इनके कोर्ट में ही बैठते थे, वो खड़े हो जाते हैं, वो इनके सलाहकार थे, मतलब जो अकाउंट वकाउंट देखते वो थे नंदलाल। नंदलाल बोलते हैं कि भाई साहब आप जिससे भी उधारी है, जिससे भी पैसा लेना है, मैं उसके पास में पैसा लेने तो जाता हूँ। मान लो उसने अपन से 3,000 रुपए ले रखे हो और वो सलाह मुझसे बोलता है कि 1,000 रुपए लो और जाओ यहां से। ऐसा क्यों? बोलते हैं वॉरेन हेस्टिंग से बात कर लो, उससे बात होगी हमारी, वॉरेन से बात होगी। आपसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है खाता क्रॉस करो उनका, और आप इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हो कि हम पैसा खा रहे हैं, पैसा तो आप खा रहे हो। ये बात जब वो सुनता है तो उसके मन में वो होता है, वॉरेन हेस्टिंग थोड़ा सा गर्मा गर्मा जाता है, उठ के जाता है वहां से। वहां से जाती पुलिस वालों से बोलता है कि नंदलाल को उठाओ, उठा के जेल में बंद करो। अब उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग के दिमाग में आती है कि जेल में बंद कर दिया तो पब्लिक सवाल कर लेगी, वो जेल में क्यों डाल रहे हो उसको, तो हाथों हाथ इसको सजा दो, फांसी की सजा दो उसको, और इसके ऊपर इल्जाम लगाओ फौजरी का कि यहाँ की फाइलें किसी और को बेचता है। इसी को वहीं पर ही सजा देते जहां पे इसको रखते हैं, उसी के पीछे कुआं था, वहां पे ले जाके डंडा लगाते हैं और उसको धक्का दे देते हैं पानी में, और गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से मृत्यु हो जाती है। ये बात पता लगती है एडमंड ब्रूक को। एडमंड ब्रूक इंग्लैंड में पता लगती है तो एडमंड ब्रूक बोलता है, जस्टिस का सहारा लेके, सुप्रीम कोर्ट के जज का, चीफ जस्टिस का सहारा लेके तुमने एक आदमी को बेरहमी की तरीके से मारा है, नंदलाल को इतनी बुरी तरीके से मारा, ये कलंक लगाए अपने इंग्लिश को ब्रिटिशर्स के ऊपर, इसलिए तुम्हारे ऊपर इम्पीचमेंट फाइल करूंगा। एडमंड ब्रूक इम्पीचमेंट फाइल कर देता वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। ये सारे सबूतों को सब मतलब उसमें सबूतों को पेश करने में कामयाब होने ही वाला होता है। इससे में कोई आके बोलता है कि भाई साहब अगर आपने इसके ऊपर इम्पीचमेंट की जो सजा है वो सही साबित कर दी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अपने इंडिया में जितना भी इन्फ्लुएंस है वो सब खत्म हो जाएगा। इंडियन से सवाल उठाने लग जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। आप ये चाहते हो क्या? ब्रूक बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो मैं नहीं चाहता, तो इसलिए इसको छोड़ो। वॉरेन हेस्टिंग को छोड़ देते हैं, लेकिन फाइल जो हुआ था इम्पीचमेंट का एलिजा इम्पे और वॉरेन हेस्टिंग दोनों के ऊपर हुआ था। इसको छोड़ते हैं तो एलिजा इम्पे बोलता है भाई छोड़ो मेरे को भी, भले ही तेरा दोस्त हूं बचपन का, तेरे पूरे कच्चे चिट्टे पता है, अगर मर गया, अगर मेरे को सजा होगी, तो तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरी जितनी भी जो भी तूने कांड करे ना सब उगल दूंगा इनके सामने, इसलिए मेरे को भी छोड़वा। वॉरेन हेस्टिंग जाता है बोलता है कि साहब मेरा दोस्त है उसको भी छोड़ दो, तो उसको भी छोड़ दिया जाता है। इसी के बाद में आता है मेकाले। मेकाले आते ही बोलता है कि अपन ने थोड़ी सी वकालत तो सीखी हुई है ही, अब अपन क्यों ना अपना नाम को भी ऊंचा बढ़ाए। तो ये जो फाइल क्लोज करी थी ब्रूक ने, उसी फाइल को रीओपन करता है, इम्पीचमेंट की फाइल को। ये भी साबित करने में सफल होने ही वाला होता है। इससे भी आके वही बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी भाई इन्फ्लुएंस जानता है ना, एडमंड ब्रूक से बोली थी जो कम करवाना है। मेकाले बोलता है नहीं साहब नहीं करवाना, तो इसलिए छोड़ो, इसको भी छोड़ दिया जाता है। ये बात होती है अपने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। और अब आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसकी बात अपन करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।